हेलो गाइज, तो इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे जेड डायनेस्टी के सीजन 2 के एपिसोड 8 को। ये वीडियो नॉवेल बेस्ड है एंड आपको वीडियो अच्छे से समझ आए इसलिए हमने वीडियो में जेड डायनेस्टी के सीजन 1 के वीडियो क्लिप्स का यूज़ किया है। एंड अगर आप परफेक्ट वर्ल्ड के एपिसोड 96 को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जाओ पैन बियाओ के पास आया था। वहाँ पर बैठकर वो काफ़ी ज़्यादा रोया था बिकॉज आज भी वो बियाओ की इस हालत का जिम्मेदार खुद को मानता था। वहीं घोस्ट किंग जो ये सब देख रहे थे उनकी आंखों में भी पानी आ गया था। वो भी अपनी बेटी की इतनी बुरी हालत देखकर काफ़ी ज़्यादा दुखी थे, लेकिन वो कभी भी जाओ पैन की तरह रोया नहीं करते थे। कुछ देर बाद घोस्ट किंग जाओ पैन के साथ एक पेविलियन एक मेंशन में जाते हैं। उस मेंशन में एक बहुत बड़ी लेक थी जिसके ऊपर एक ब्रिज बना हुआ था। घोस्ट किंग वहां खड़े होकर जाओ पैन से बातें करने लगते हैं। यहाँ वो जाओ पैन से ब्लड फॉर्गर हॉल एंड उसकी रहस्यमय शक्तियों के बारे में काफ़ी सारी बातें करते हैं, जिसके बाद वो जाओ पैन से कहते हैं कि आज से कुछ दिनों बाद वेस्टर्न डेथ मार्श में हेवन और अर्थ की एनर्जी मिलकर एक ट्रेजर निर्माण होने वाला है। उस ट्रेजर के पीछे क्विंग्यू सेक्ट के लोग एंड बाकी सभी सेक्ट के लोग भी पड़े हुए हैं एंड मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर उस ट्रेजर को हासिल करो। जाओ पैन ने हाँ में सिर हिला दिया था एंड फिर वो वहाँ से चला गया था। अब आगे जाओ पैन के वहाँ से जाने के बाद वहाँ पर राउजी आती है। राउजी घोस्ट किंग की बहन और बियाओ की बुआ है। राउजी कहती है हेवान क्लैन और वेंडू क्लैन के लोग हमारे साथ ट्रेजर हंट पर जाना चाहते हैं। तो घोस्ट किंग कहते हैं ठीक है, उन लोगों को मैसेज भेज दो कि उनके पास 2 दिन है, 2 दिन बाद हम लोग ट्रेजर हंट पर निकलेंगे। राउजी ठीक है कहकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी घोस्ट किंग रोकते हैं उसे एंड कहते हैं क्या तुम्हें नहीं लगता है जाओ पैन बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, उसकी पावर बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। राउजी कहती है हाँ, क्योंकि उसकी पावर इन 10 सालों में बहुत ज़्यादा बड़ी है। कोई नॉर्मल वॉरियर 10 सालों में अपनी पावर इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता है। तो घोस्ट किंग कहते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पास टियानशु वॉल्यूम 2 के अलावा क्विंग्यू सेक्ट का टाइशम विजडम और टियानिन टेम्पल का ग्रेट ब्रह्मा विजडम भी है। इसी वजह से उसकी पावर किसी नॉर्मल वॉरियर से कई गुना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है। ये छोड़ो, क्या तुमने ये बात नोटिस की है कि जो जाओ पैन की स्टिक है वो कोई नॉर्मल वेपन नहीं है, वो एक बहुत ही पावरफुल मैजिकल वेपन है, लेकिन उसे चाहकर भी मैं भी कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, उसे बस जाओ पैन ही कंट्रोल कर पाता है। रूजी कहती है हाँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों। जहाँ तक मुझे पता है वो ब्लड सकिंग स्टिक जो जाओ पैन की मैजिकल वेपन है वो ब्लड फॉर्गर हॉल से बिलोंग करती है। वहीं जाओ पैन तो क्विंग्यू सेक्ट से बिलोंग करता था ना पास्ट में। भले ही वो घोस्ट किंग सेक्ट का हिस्सा बन चुका हो, लेकिन जब उसे स्टिक मिली थी तब वो क्विंग्यू सेक्ट का हिस्सा ही था। फिर भी ये स्टिक उसकी बात ही क्यों मानती है। तो घोस्ट किंग कहते हैं शायद जाओ पैन का ब्लड फॉर्गर हॉल के साथ कोई रिलेशन है, एंड वो भी कोई नॉर्मल रिलेशन नहीं बल्कि बहुत डीप रिलेशन। तुम एक काम करो, जाओ एंड जाकर हमारे लोगों को इसके बारे में पता करने के लिए कहो। मैंने जाओ पैन से भी इस मैटर पर बात की है, लेकिन शायद उसे भी अपनी मिस्टीरियस पावर के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। राउजी कहती है ठीक है, मैं वैसा ही करूँगी जैसा आपने कहा है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। एंड घोस्ट किंग कहते हैं शायद मेरी डेथ के बाद या मेरे बाद मुझे जाओ पैन को ही घोस्ट किंग सेक्ट का लीडर बनाना चाहिए। वही एक ऐसा काबिल इंसान है जो मेरे बाद मेरे घोस्ट किंग सेक्ट को संभाल पाएगा। एंड फिर वो कहते हैं बियाओ, तुमने एक परफेक्ट इंसान को अपने लिए चुना है। काश तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ एंड इस कोमा कंडीशन से बाहर आ जाओ। ये कहकर वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाते हैं। 3 दिन बाद हमें जाओ पैन को दिखाया जाता है जो मैजेस्टिक फॉक्स माउंटेन छोड़ देता है। मैजेस्टिक फॉक्स माउंटेन पर ही घोस्ट किंग सेक्ट का हेड क्वार्टर है। हेड क्वार्टर को छोड़ने के बाद जाओ पैन बहुत तेज़ी से पश्चिम दिशा यानी वेस्ट डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहा था। अभी के लिए जाओ पैन के साथ उसका मंकी जिसका नाम जाउडू है वो और वाइल्ड डॉग टॉइस्ट भी था। वाइल्ड डॉग टॉइस्ट जाओ पैन के साथ वेस्ट
डेथ मार्च पर नहीं जाना चाहता था बिकॉज ये जगह बहुत ही ज़्यादा डेंजरस थी। बट जाओ फैन ने उससे कह दिया था कि मेरे जाने के बाद ये घोस्ट किंग सेक्ट के लोग तुम्हें नोच कर खा जाएंगे, क्योंकि मैं जाते वक्त इन्हें कोई धमकी नहीं दूंगा कि ये तुम्हें कुछ ना करें। अब तुम समझ सकते हो कि मेरे इस जगह को छोड़ने के बाद ये जगह तुम्हारे लिए वेस्ट डेथ मार्च से भी 100 गुना ज़्यादा खतरनाक होगी। तो अब तुम पर डिपेंड करता है तुम मेरे साथ आना चाहते हो या नहीं। ये बात सुनकर वाइल्ड डॉग टॉइस्ट डर के कारण तुरंत जाओ फैन के साथ वहाँ चलने के लिए रेडी हो गया था। इस पूरे कॉन्टिनेंट के मिडल रीजन को सेंट्रल प्लेन कहा जाता था। इसकी वेस्ट साइड में वेस्ट डेथ मार्च था, नॉर्थ साइड में नॉर्थ पोल था और ईस्ट साइड में ग्रेट सी था। साउथ साइड में कई सारे डेजर्ट थे, माउंटेन्स थे, कई सारी रिवर्स थी एंड कई सारे बैरिन लैंड्स भी थे। इन बैरिन लैंड्स पर बारबेरियन रहा करते थे। वैसे तो वेस्ट डेथ मार्च का ज़्यादातर हिस्सा वेस्ट साइड में ही था, वेस्ट डायरेक्शन में ही था, बट उसका कुछ हिस्सा साउथ डायरेक्शन में भी था। एंड साउथ डायरेक्शन से ट्रैवल करते हुए अगर जाया जाए तो वहाँ पर जल्दी पहुँचा जा सकता था। जाओ फैन अभी के लिए वही कर रहा था। आज से 10 दिनों पहले वेस्ट डेथ मार्च में एक पावरफुल गोल्डन कलर की लाइट दिखाई पड़ी थी जो सीधा आसमान से आई थी और ज़मीन पर आकर गिरी थी। वो लाइट वहाँ पर 3 दिनों तक थी एंड फिर गायब हो गई थी, लेकिन ये इस बात का संकेत था कि वहाँ पर बहुत जल्दी ही एक ट्रेजर निर्माण होने वाला है। एंड फिर ये बात चारों तरफ फैल गई थी। आज से 3 दिनों पहले यहाँ पर वो लाइट दोबारा से दिखाई पड़ी एंड ये लाइट पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। ये लाइट हेवन की लाइट लग रही थी एंड अभी के लिए अर्थ से भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी निकल रही थी जो सीधा इसी एनर्जी से जाकर मर्ज हो रही थी, जिसका साफ साफ यही मतलब था कि वो ट्रेजर बहुत ही जल्दी निर्माण होने वाला है। वहीं बैरिन लैंड, बैरिन हिल्स में अगर कोई आधे दिन तक ट्रैवल करता तो उसे वहाँ पर एक विलेज मिलता जिसका नाम था बिग बैंग विलेज, क्योंकि यहाँ के लोग बिग बैंग नाम के एक गॉड को मानते थे। उन्हीं गॉड की वजह से इस विलेज का नाम बिग बैंग विलेज पड़ा था। इस विलेज में वैसे तो कई सारे लोग रहते थे, लेकिन बैरिन लैंड्स में होने की वजह से यहाँ पर कई सारे पॉइजनस एंड पावरफुल मैजिकल बीस्ट थे जो इनके पालतू जानवरों को खा जाते थे, मार डालते थे। साथ ही साथ अगर उनके निशाने पर कोई ह्यूमन आ गया तो उसे भी मार देते थे। इसलिए इस विलेज के लोग हमेशा ज़्यादातर खुश नहीं रहते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे बिकॉज पिछले कुछ दिनों से लगातार यहाँ पर कई सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स आते जा रहे थे। वो लोग यहाँ आकर कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए रुकते थे, यहाँ पर खाना खरीदते थे, पानी खरीदते थे, जिससे यहाँ के लोगों की कमाई हो रही थी एंड वो अभी के लिए खुश थे। साथ ही साथ इसी विलेज के लोगों ने सबसे पहले वेस्ट डेथ मार्च में मौजूद गोल्डन बीम को, गोल्डन लाइट को देखा था एंड यहीं से वो न्यूज़ सभी जगह फैली थी। इसलिए ज़्यादातर लोग यहाँ पर उसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए भी आते थे। लेकिन एक दुख की बात ये थी कि यहाँ पर दोनों तरह के लोग आए थे, अच्छे लोग यानी गुड फैक्शंस के लोग और बुरे लोग यानी इविल सेक्ट के लोग। उन दोनों के एक दूसरे के आमने सामने आने की वजह से यहाँ पर पिछले दिनों में कई सारे फाइट हुई थी, जिसमें कई सारे बेगुनाह लोग भी मारे गए थे। लेकिन ये चीज़ यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही आम थी, इसलिए उनमें से किसी ने भी कोई रिएक्ट नहीं किया था। वहीं जाओ फैन भी कुछ टाइम तक ट्रैवल करने के बाद इस विलेज के एंट्रेंस पर पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ के सीन को देखकर वो थोड़ा शॉक था बिकॉज उसने नहीं सोचा था बैरिन लैंड में मौजूद किसी विलेज में इतनी ज़्यादा गर्दी हो सकती है। लेकिन वो ये भी जानता था कि ये सभी उस ट्रेजर की वजह से ही है, इसलिए ये सब देखकर वो थोड़ा परेशान भी हो गया था बिकॉज ये सभी उसके मिशन में उसके कॉम्पिटिटर होने वाले थे। इधर जैसे ही वाइल्ड डॉग टॉइस्ट विलेज के अंदर एंटर करता है वो कुछ बड़बड़ाने लगता है। वहीं जाओ फैन का मंकी शाओ यू काफी दिनों बाद ह्यूमंस को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वाइल्ड डॉग टॉइस्ट को बड़बड़ाते देख जाओ फैन कहता है तुम क्या कर रहे हो? वाइल्ड डॉग टॉइस्ट कहता है मैं यहाँ पर होटल ढूंढ रहा हूँ। डिंग डोंग कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है इस जैसी जगह पर कोई होटल होगा भी? तो वाइल्ड डॉग टॉइस्ट कहता है क्यों नहीं होगा,
लिंगडोंग कहता है, क्या तुम यहाँ पर पहले आए हो? तो वाइल्ड डॉग टोइस्ट कहता है, ऐसी जगह पर आने से अच्छा मैं अपने घर पर रुककर ट्रेनिंग करता। लिंगडोंग कहता है, इसलिए तुम्हें ऐसी जगहों के बारे में नहीं पता है। ये विलेज बैरिन लैंड में है एंड यहाँ पर टूरिस्ट लोग आया जाया नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर होटल की क्या ज़रूरत। एंड यही रीज़न है जिस वजह से तुम्हें यहाँ पर कोई होटल नहीं दिख रहा है। अगर तुम पूरा विलेज भी ढूंढ मारोगे, छान मारोगे, तो भी तुम्हें कोई होटल नहीं मिलेगा। वो दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी आवाज़ें सुनाई देती हैं, आओ आओ और अपना भविष्य जानो। यहाँ मैं आपको अपनी यिन और यांग पावर से आपका भविष्य बताऊंगा, सोचो मत, कुछ ही सिक्कों का सवाल है, आओ और अपना भविष्य जानो। ये आवाज़ सुनकर ताओ फैन उस डायरेक्शन में देखने लगता है, तो शॉकिंगली वहाँ पर उसे वही भविष्य बताने वाला ओल्ड मैन मिलता है जिससे वो 10 साल पहले एक टाउन में मिला था। वहाँ पर एक यंग लेडी भी मौजूद थी जिसकी एज कुछ ज़्यादा नहीं थी। वो लड़की काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। ऑब्वियसली वो इस भविष्य बताने वाले ओल्ड मैन की पोती थी, जो इन 10 सालों में एक यंग लेडी में बदल चुकी थी। इस लड़की का नाम शाओ यू है और इसके ग्रैंडफादर का नाम यानी भविष्य बताने वाले ओल्ड मैन का नाम जाओ यान है। जाओ यान काफ़ी देर तक चिल्लाता रहता है लेकिन कोई नहीं आता है। इसके बाद वो दोबारा से चिल्लाता है, आप लोग जानते ही होंगे डेथ मार्श पर कितना ज़्यादा खतरा है। वहाँ पर खतरनाक मीथेन गैस एंड कई सारे पावरफुल पॉइजनस मैजिकल बीस्ट भी हैं। उनके पॉइजन से अगर आपको अपनी रक्षा करनी है तो उसके लिए आपके पास एंटीडोट होना चाहिए। हमारे पास वो एंटीडोट है, आप आइए, हम आपको बहुत ही कम प्राइस में वो एंटीडोट देंगे। पिछले काफ़ी घंटों से जाओ यान चिल्लाए जा रहा था लेकिन अभी तक वो एक बोतल भी एंटीडोट की नहीं बेच पाया था। ये देखकर चाहू अपने ग्रैंडफादर के पास उन्हें रोकने जाने लगती है, बिकॉज वो समझ गई थी उनके चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला है। वो अपने ग्रैंडफादर को रोकने जा ही रही थी, तभी अचानक से वहाँ पर एक यंग मैन आ जाता है जो उसके ग्रैंडफादर यानी जाओ यान को देखते हुए कहता है, मैं अपना भविष्य जानना चाहूँगा। शाओ यू इस यंग मैन को देखती है। इसने ब्लू कलर के कपड़े पहन रखे थे एंड काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था। वहीं यंग मैन को अपने पास अपनी शॉप पर आया देख जाओ यान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है एंड कहता है, आइए सर आइए, आप क्या जानना चाहेंगे? आप अपना कौन सा भविष्य जानना चाहेंगे? अपनी सक्सेस के बारे में, अपने करियर के बारे में या अपनी शादी के बारे में? एंड आप अपना भविष्य मुझे किस चीज़ से दिखाना चाहेंगे, अपने फेस से या अपने हाथ से? पहले उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही कीमती टेक्निक है एंड हम हमारी एंशिएंट टेक्निक का यूज़ करते हैं भविष्य बताने के लिए। ये टेक्निक बहुत ही कम लोगों को आती है, इसलिए ये थोड़ी महंगी है। आपको अपना भविष्य जानने के लिए हमें 10 सिल्वर कॉइन्स देने होंगे। ये बात सुनकर यंग मैन कहता है, ये तो काफ़ी ज़्यादा महंगा है एंड वो वहाँ से जाने लगता है। एंड इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।